नमस्कार। आप सुन रहे हैं बोलती किताबें। दोस्तों, आज के अंक में आप सुनेंगे गुनाहों का देवता उपन्यास का अंतिम भाग। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अंतिम भाग। सहसा नर्स आकर बोली, ब्लीडिंग फिर शुरू हो गई और नाड़ी डूब रही है। डॉक्टर को बुलाइए फौरन। और वो लौट गए। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बड़ी निराशा थी। बड़ी उदासी से बोले, जा रहा हूँ चंदर, अभी आता हूँ। चंदर ने देखा कार बड़ी तेजी से जा रही है। बिनती आकर बोली, खाना खा लो चंदर। चंदर ने सुना ही नहीं। यह क्या हुआ बिनती? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन सुबह जीजाजी गए। दोपहर में पापा ऑफिस गए थे। मैं सो रही थी। सहसा जीजी चीखी। मैं जागी तो देखा दीदी बेहोश पड़ी है। मैंने जल्दी से फोन किया। पापा आए, डॉक्टर आए। उसके बाद से पापा और नर्स के अलावा किसी को नहीं जाने देते दीदी के पास, मुझे भी नहीं। और विनती रो पड़ी। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठा रहा। खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए। उनके साथ 3 डॉक्टर थे और एक नर्स। डॉक्टरों ने करीब 10 मिनट देखा, फिर अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगे। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत विह्वल होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराइए मत, घबराइए मत। अब तो जब तक अंदरूनी सब साफ नहीं हो जाएगा तब तक खून जाएगा। नब्ज के लिए और होश के लिए एक इंजेक्शन दे देते हैं अभी। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए। पापा वहीं जाकर बैठ गए। बिनती और चंदर चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट के बाद सुधा ने भयंकर स्वर में कराहना शुरू किया। उन कराहों में जैसे उनका कलेजा उल्टा आता हो। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ से चले आए और अंदर से बोले, वेहीमेंट ब्लीडिंग, और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। बगल के कमरे से सुधा की दर्दनाक कराहें उठती थीं और सन्नाटे में छटपटाने लगती थी। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे जाते हुए देखा हो, तभी आप उसका अनुमान कर सकते हैं, उस भयानकता का जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गई। फिर सहसा इस बुरी तरह से सुधा चीखी जैसे गाय डकार रही हो। पापा उठकर भागे। वह भयंकर चीख उठी और सन्नाटे में मंडराने लगी। बिनती रो रही थी। चंदर का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर तर हो गया था वह। पापा लौट कर आए। हम लोग देख सकते हैं? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, अब ब्लीडिंग खत्म है। नर्स अभी कपड़े बदल ले तो चलेंगे। थोड़ी देर में तीनों गए और जाकर खड़े हो गए। अब चंदर ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे जाड़े के दिनों में थोड़ी देर पानी में रहने के बाद उंगलियों का रंग रक्तहीन श्वेत हो जाता है। गालों की हड्डियां निकल आई थीं और ओंठ काले पड़ गए थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा गया था और आंखें जैसे बाहर निकल पड़ती थी। खून इतना अधिक गया था कि लगता था बदन पर चमड़े की एक हल्की झिल्ली मर दी गई हो। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव तक स्पष्ट दिख रहे थे। चंदर ने डरते डरते माथे पर हाथ रखा। सुधा के होठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया और आंखें बंद किए हुए ही उसने करवट बदली और फिर कराही और सिर से पैर तक उसका बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पोंछते पोंछते 1 बज गया। बिनती बोली डॉक्टर साहब से, मामा जी, अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे आज। नर्स है ही। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो रही थी। सबके कहने पर वो अपनी सीट पर लेट रहे। नर्स बोली, मैं बाहर आराम कुर्सी पर थोड़ा बैठ लूं।
कोई जरूरत हो तो बुला लेना। चंदर जाकर सुधा के सिरहाने बैठ गया। बिंती बोली, तुम थके हुए आए हो, चलो तुम भी सो रहो, मैं देख रही हूँ। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिंती ने सभी खिड़कियां खोल दी और चंदर के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिंती उठी, घड़ी देखी, मुंह खोलकर दवा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराए हुए से आए। क्या बात है? सुधा क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप। बिंती बोली, अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी है। फिर वह सुधा का माथा सहलाते रहे और फिर लौट गए। नर्स अंदर थी। बिंती चंदर को बाहर ले आई और बोली, देखो, तुम कल जीजा जी को एक तार दे देना। लेकिन अब वो होंगे कहाँ? विजयपट्टनम या कोलंबो में। जहाजी कंपनी के पते से दिलवा देना तार। फिर दोनों जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए। ठंडी हवा चल रही थी। बिंती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के ओंठ हिले। उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंदर ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा था। चंदर घबरा उठा। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया। तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रहकर वह कांप उठती थी। चंदर ने फिर घबराकर नर्स की ओर देखा। घबराइए मत, डॉक्टर अभी आएगा। थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई और फिर उसी तरह दर्दनाक कराहें सुबह की हवा में सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन अंगोछे से पोंछने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा! इतनी भयानक आवाज थी जैसे कि सुधा को नरक के दूत पकड़े ले जा रहे हों। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वह हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा, चंदर को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंदर आ गया है बेटा, अभी बुलाते हैं। जो ही पापा ने माथे पर हाथ रखा कि सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो, कौन हो तुम? दूर हटो, छुओ मत। अरे बिंती! डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली, डेलीरियम, डॉक्टर को बुलाइए। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स को देखकर बोली, कौन? गेसु? आओ बैठो। चंदर नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंदर! और फिर हाँफने लगी। आंखें बंद कर ली और रोकर बोली, पापा, तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंदर और बिंती को बुलाया। बिंती पास जाकर खड़ी हो गई। आंसू पोंछकर बोली, दीदी, हम आ गए। और सुधा की बाह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिंती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिंती, पापा कहाँ गए हैं? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले, शरबत तैयार है, जा। चंदर स्टडी रूम में पढ़ रहा है, बुला ला, जा। बिंती फपक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने कराह कर कहा, मैं जाऊंगी तो चंदर को तेरे पास छोड़ जाऊंगी। जा, चंदर को बुला ला, नहीं बर्फ घुल जाएगी। शरबत छान लिया है। चंदर आगे आया। रूंधे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा, आंखें खोलो, हम आ गए सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंदर को देखते ही फिर बहुत जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए? झूठे! तुम चंदर हो? क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं? अब क्या चाहिए? इतना कहा तुमसे, हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है। लेकिन तुम्हें क्या? जाओ, जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी अपना सिर पटक दूंगी। और सुधा ने सिर पटक दिया। नहीं गए? नर्स ने इशारा किया। चंदर कमरे से बाहर आया और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली,
गेसु, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी हो, किसी के आश्रय में नहीं हो। कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता। गेसु, बिनती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी। अच्छा, पापा कहाँ हैं? सुधा ने कराह कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा अभी तक तुम? इतना हमने पुकारा, न तुम बोले न चंदर बोला। हमें तो डर लग रहा था, इतना सूना था। जाओ, महाराजी ने रोटी सेक ली है, खा लो। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नान खटाई बनाई। डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गए। बिनती ने चंदर को बुलाया। देखा चंदर कुर्सी पर हथेली में मुंह छिपाए बैठा था। बिनती गई और चंदर के कंधे पर हाथ रखा। चंदर ने देखा और सिर झुका लिया। चलो चंदर। दीदी फिर बेहोश हो गई। इतने में नर्स बोली, वह फिर होश में आई हैं, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी। चंदर को देखते ही बोली, चंदर आओ। कोई मास्टर ठीक किया तुमने? जो कुछ पढ़ा था वो भूल रही हूँ। अब इम्तिहान में पास नहीं होंगी। डेलेरियम अब भी है, नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंदर का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेलियां आंखों पर रख ली और बोली, ये कौन आ गया? यह चंदर नहीं है, चंदर नहीं है। चंदर होता तो मुझे डांटता, क्यों बीमार पड़ी? अब बताओ, मैं चंदर को क्या जवाब दूंगी? चंदर को बुला दो गेसु। जिंदगी में दुश्मनी निभाई, अब मौत में तो ना निभाए। उप, मरीज के पास इतने आदमी, तभी डेलिरियम होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। बिनती और चंदर बाहर चले आए। बिनती बोली, ये सिविल सर्जन है, उसने खून मंगवाया। देखा, फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया, सिर्फ नर्स रह गई। थोड़ी देर बाद वो निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या यह प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अब मामला हाथ से बाहर है, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक तो सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ डॉक्टर ने देखा था? चंदर ने फोन किया, एम्बुलेंस कार आ गई। सुधा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। 3-3 घंटे पर इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर को 2 बजे इंजेक्शन खत्म हो गए। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है। अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो आपकी लड़की आपको वापस कर दूंगा। बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दलानों में टाट के पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी की भयानक लू हू हू करती हुई दानवों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सिरहाने बैठे थे। पथरीली निगाहों से सुधा के पीले मृत प्राय चेहरे को देखते हुए बिनती और चंदर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रहकर बिनती सिसक उठती थी, लेकिन चंदर ने मन पर पत्थर रख लिया था। वह एकटक एक ओर देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था। रह रहकर बिनती की सिसकियां, पापा के निश्वास सांसें और घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंदर का हाथ बिनती की गोद में था। एक मूक संवेदना ने बिनती को संभाल रखा था। चंदर कभी बिनती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर। सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख, अपनी चोट पूरी करने के वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है। चंदर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। संज्ञाहत, नीरव, निश्चेत। घड़ी की सुइयां अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफे आए। नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठी। ठीक 12:05 पर सुधा ने आंखें खोल दी। चंदर ने बिनती का हाथ मारे खुशी से दबा दिया। बिनती कहाँ है? बड़े चीड़ स्वर में पूछा।
सुधा ने आंख घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। बिंती और चंदर उठकर आ गए। आहा, चंदर, तुम आ गए। हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की, मारे खुशी के चंदर का गला भर गया। लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आए चंदर? कल रात को ही आ गए थे हम। चलो चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया है। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे हो गए होते। और वह हाँफने लगी। सर्जन आया। बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सचर दिया, फिर आला लगाकर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए। अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत डालिए, उसे जरा भी परेशानी ना हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना, अब मैं बचूंगी नहीं। अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। छी, पगली, डॉक्टर कह रहा है अब खतरा नहीं है। चंदर ने बहुत प्यार से कहा, अभी तो तुम्हें हमारे लिए जिंदा रहना है। कोशिश तो कर रही हूँ चंदर, मौत से लड़ रही हूँ। चंदर, उन्हें तार दे दो। पता नहीं देख पाऊंगी या नहीं। दे दिया सुधा, चंदर ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो चंदर? उन्हें इसलिए देखना चाहती हूँ कि मरने से पहले उन्हें क्षमा कर दूं, उनसे क्षमा मांग लूं। चंदर, तुम तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा, आज तुम्हारी गोद में लेट लें। उन्होंने सुधा का सिर गोद में रख लिया। पापा, चंदर को समझा दो, ये अब अपना ब्याह कर ले। हाँ पापा, हमारी भागवत मंगा दो। शाम को मंगवा देंगे बेटी। अब 1 बज रहा है। देखा, सुधा ने कहा, बिंदी, यहाँ आओ। बिंदी आई। सुधा ने उसका माथा चूमकर कहा, रानी, जो कुछ तुझे आज तक समझाया वैसा ही करना। अच्छा, पापा तेरे जिम्मे हैं। बिंदी रोकर बोली, दीदी, ऐसी बातें क्यों करती हो? सुधा कुछ न बोली। गोद से हटाकर सिर तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब सो रहो तुम। सो लूंगा बेटी, जाओ, नहीं फिर हम अच्छे नहीं होंगे। जाओ। सर्जन का आदेश था कि मरीज के मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर बिछे पलंग पर लेट रहे। सुधा ने चंदर को बुलाया। बोली, मैं झुक नहीं सकती। बिंती, यहाँ आ। हाँ। चंदर के पैर छू। अरे अपने माथे में नहीं पगली, मेरे माथे से लगा दे, मुझसे झुका नहीं जाता। बिंती ने रोते हुए सुधा के माथे में चरण धूलि लगा दी। रोती क्यों है पगली? मैं मर जाऊंगी तो चंदर तो है ही। अब चंदर तुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे तो पूछ लो। इधर आओ चंदर, बैठ जाओ। अपना हाथ मेरे होठों पर रख दो, ऐसे। अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत चंदर। तुम ऊंचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ नहीं पा सकी वो शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली में न छोड़ना। लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंदर, या नरक भोगकर भी तुम्हें प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती। जाने फिर कभी तुम मिलो या न मिलो चंदर। उफ, कितनी तकलीफ है चंदर। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे हटो हटो चंदर। सहसा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो चंदर, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? चंदर घबराकर उठ गया। पीछे कोई नहीं था। अरे चंदर, तुम्हें पकड़ रहा है। चंदर, तुम मेरे पास आओ। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़ लिया। बिंती भागकर डॉक्टर साहब को बुलाने गई। नर्स भी भागकर आई। सुधा चीख रही थी, तुम कौन हो? चंदर को नहीं ले जा सकते। मैं चल तो रही हूँ चंदर, मैं जाती हूँ इसके साथ। घबराना मत, मैं अभी आती हूँ। तुम तब तक चाय पी लो। नहीं, मैं तुम्हें उस नर्क में नहीं जाने दूंगी। मैं तो जा रही हूँ। बिंती, मेरी चप्पल ले आ। अरे पापा कहाँ हैं? पापा। और सुधा का सिर चंदर की बाह पर लुढ़क गया।
बिनती को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बंगले की ओर दौड़े। घड़ी ने टन टन 2 बजाए। जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा कराने। जिंदगी का यंत्रणा चक्र एक वृत्त पूरा कर चुका था। सितारे एक क्षितिज से उठकर आसमान पार कर दूसरे क्षितिज तक पहुंच चुके थे। साल 1.5 साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच गई थी और विक्षुब्ध महासागर की तरह भूखी लहरों की बाहें पसार कर वह किसी को दबोच लेने के लिए हुंकार उठी थी। अपनी भयानक लहरों के शिकंजे में सभी को झकझोर कर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे सुकुमार व्यक्तित्व को निकल कर अब धरातल शांत हो गया। तूफान थम गया था, बादल खुल गए थे और सितारे फिर आसमान के घोंसलों से भयभीत विहंग शावकों की तरह झांक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला छुट्टी लेकर प्रयाग चले आए थे। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें कभी किसी ने गाते हुए नहीं सुना। वह अब सुबह उठकर लॉन पर टहलते और एक भजन गाते। बिनती जो इतनी सुंदर थी अब केवल खामोश पीड़ा और अवशेष स्मृति की छाया मात्र थी। चंदर शांत था, पत्थर हो गया था, लेकिन उसके माथे का तेज बुझ गया था। वह बूढ़ा सा लगने लगा था और यह सब केवल 15 दिन में। जेठ दशहरे के दिन डॉक्टर साहब बोले, चंदर आज जाओ उसके फूल छोड़ाओ, लेकिन देखो शाम को जाना जब वहाँ भीड़ भाड़ ना हो। अच्छा। और चुपचाप टहलकर गुनगुनाने लगे। शाम को चंदर चला तो बिनती भी चुपचाप साथ हो ली। न बिनती ने आग्रह किया न चंदर ने स्वीकृति दी। दोनों खामोश चल दिए। कार पर चंदर ने बिनती की गोद में गठरी रख दी। त्रिवेणी पर कार रुक गई। हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमाकर मल्लाह थक कर सो रहे थे। एक बूढ़ा बैठा चिल्लम पी रहा था। चुपचाप उसकी नाव पर चंदर बैठ गया। बिनती उसकी बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे। सिर्फ पतवारों की छप छप सुनाई पड़ती थी। मल्लाह ने तख्त के पास नाव बांध दी और बोला, नहा ले बाबू। वह समझता था बाबू सिर्फ घूमने आए हैं। वह दूर तख्तों की कतार के उस छोर पर जाकर खो गया। फिर दूर दूर तक फैला संगम और सन्नाटा। चंदर सिर झुकाए बैठा रहा। बिनती सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद बिनती सिसक पड़ी। चंदर ने सिर उठाया और फौलादी हाथों से बिनती का कंधा झकझोर कर बोला, बिनती यदि रोई तो यहीं फेंक देंगे उठाकर, कमबख्त अभागी। बिनती चुप हो गई। चंदर चुपचाप तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने गठरी खोली और फिर रुक गया। शायद फेंकने का साहस नहीं हो रहा था। बिनती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठा ली और अपने आंचल में बांधने लगी। चंदर ने चुपचाप उसकी ओर देखा। फिर झपटकर उसने बिनती का आंचल पकड़कर राख छीन ली और गुर्राता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की, राख ले जाएगी अभागी। और झट से कपड़े सहित राख फेंक दी और आग्नेय दृष्टि से बिनती की ओर देखकर फिर सिर झुका लिया। लहरों में राख एक जहरीले पनियाले सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिनती चुपचाप सिसक रही थी। नहीं चुप होगी? चंदर ने पागलों की तरह बिनती को ढकेल दिया। बिनती ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी। चीख से चंदर जैसे होश में आ गया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर झुककर अंजलि में पानी लेकर मुंह धोया और बिनती के आंचल से पोंछकर बहुत मधुर स्वर में बोला, बिनती रो मत, मेरी समझ में नहीं आता कुछ भी, रो मत। चंदर का गला भर आया और आंख में आंसू छलक आए। चुप हो जाओ रानी, मैं अब इस तरह कभी नहीं करूँगा। उठो, अब हम दोनों को निभाना है। चंदर ने तख्त पर छीना झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिनती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होंठ राख में सन गए। सितारे टूट चुके थे। तूफान खत्म हो चुका था। नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप
रुपए देकर बिन्ती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छायाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट टूट कर बिखर चुका था और फिर उसी तरह बहने लगी जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। और दोस्तों, यहीं पर चंदर और सुधा की अनकही प्रेम कहानी समाप्त होती है। आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं और आप गुनाहों का देवता शुरू से पूरा सुनना चाहते हैं तो मैंने एक खास इसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए सुनते रहिए बोलती किताबें। नमस्कार।